नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस हॉटलाइन में। और ये कार्यक्रम आप मेरे और कंचन के साथ देखेंगे। अगले आधे घंटे में आपके प्रश्नों के उत्तर इंक्लूड किए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि शायद जिस प्रकार का कल का क्रैक आया निफ्टी में, एक सडन कोलैप्स, उसके बाद शायद आपके ट्रेड्स बहुत हों पूछने लायक। और जब पूछने का क्रम शुरू होगा तो आपके प्रश्नों के उत्तर जुटाएंगे आज हम अमित सेठ जी के साथ इस डिस्कशन में। मेनवेल अगर आप निफ्टी को देखें, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, अगर आप दिसंबर की शुरुआत की सीरीज़ की शुरुआत को देखें, और वो तय था भी, सुबह बात भी यही हुआ थी कि ट्रेड कन्विंसिंगली अगर कुछ लेना है तो प्लीज़ इंडेक्स को टाइम दीजिए। हमारा रिजेक्शन आ रहा है 20 डेमा से, और निफ्टी बैंक आज की सबसे कमज़ोर कड़ी। और एक ऐसे वक्त याद रखिएगा, निफ्टी को सिक्योर करता हुआ वही सिक्योर कर रहा है जिसने कल क्रैक दिया था। इट्स निफ्टी आईटी अब सडनली 400 अंक ऊपर है। सो दैट्स क्रिएटिंग ए डिफरेंशियल बिटवीन निफ्टी बैंक और निफ्टी। वो एक बदलाव लेके आ रहा है। खैर, हम इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस सुर्खियां। दिसंबर सीरीज के पहले दिन भारी उतार चढ़ाव। निफ्टी इस वक्त 24,020 के स्तर पे, निफ्टी बैंक में कमजोरी का, लेकिन निफ्टी आईटी में शानदार तेजी, साथ ही साथ फार्मा और लिकर शेयर में जोरदार तेजी। फार्मा शेयर्स में आज सबसे ज्यादा तेजी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.5% से ज्यादा ऊपर, 2.5% की तेजी के साथ वायदा के टॉप 5 गेनर्स में से 3 फार्मा से, साथ ही ऑटो, आईटी और मेटल में भी रौनक। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई पर वित्त मंत्रालय ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर। 10 दिसंबर तक सभी पक्षों से मांगी राय। पेड अप कैपिटल घटाने के साथ कंपोजिट लाइसेंस देने का भी प्रस्ताव। पुनीत गोयनका को बड़ा झटका। जी एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर पद से नियुक्त का प्रस्ताव खारिज। कल शाम हुई एजीएम में 50.4% शेयर होल्डर ने की खिलाफ वोटिंग। जील के बोर्ड में पहली बार सुभाष चंद्र परिवार का कोई सदस्य नहीं। हालांकि सीईओ पद पर बने रहेंगे पुनीत। शेयर में 5% की एक बढ़त। आज से एफएनओ में शामिल हुए 45 नए शेयर। डीमार्ट के साथ 6 नई कंपनियां, जोमेटो, पेटीएम, पीवी फिनटेक, नायका जैसी कंपनी को मिली जगह। साथ ही साथ बीएससी, सीडीएसएल और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अब डेरिवेटिव्स में शामिल। गोल्डमैन सैक के तगड़े डाउनग्रेड के बाद 7% फिसला क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। गोल्डमैन ने क्रेडिट क्वालिटी पर जताई चिंता, रेटिंग बाय से बदलकर सेल की। ओके, अमित जी इस वक्त आज प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अमित जी, ऐसा नहीं लग रहा कि छुट्टी लें और गंगा सागर निकल जाएं? हैं? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग कंचन मैम। वीरेंद्र जी, मार्केट का माहौल तो कुछ ऐसा ही है जिस हिसाब से शार्प मूव्स अचानक आते हैं, तो 1-2-3 दिन अगर गंगा सागर विजिट कर लिया जाए तो वो बेटर ऑप्शन ही है। इस वॉलेटिलिटी को अवॉइड ही करना चाहिए। जी हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं कंचन, प्रश्नों के आप क्रम को शुरू करिए। जी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग अमित सर। और अब डायरेक्टली शुरुआत करते हैं आज के सवालों के साथ। देखते हैं हमारे दर्शक क्या क्या सवाल अमित सर तक लेके आए हैं। सबसे पहला सवाल है बिहार से पीयूष का। गुड मॉर्निंग पीयूष जी, क्या सवाल है आपका? यस, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा सवाल यह है कि मेरा होल्डिंग है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1113 शेयर, एवरेज प्राइस 35.22 रुपये पे मैंने खरीदा था, तो अभी होल्डिंग करना सही रहेगा? ओके, बाइंग प्राइस है 35 रुपीज़ का एंड अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइस पे इस टाइम पे जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। अमित सर, होल्डिंग बनाए रखें या यहाँ से निकल के कहीं और अपने पैसे को शिफ्ट किया जाए? जी डेफिनेटली मैम, अगर हम स्पेसिफिकली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट्स में डेफिनेटली ये डाउन ट्रेंड में है क्योंकि 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर लो लोअर टॉप्स बन रहे हैं। लेकिन अगर वीकली देखें तो वीकली चार्ट में लगभग 32-33 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्टॉक ने वहीं से रिवर्सल दिखाया, प्राइस और RSI का डाइवर्जेंस है। और कल के 17 में हमने एक शार्प कैंडल देखी थी, वो गुड वॉल्यूम, जिसने अपना 10 और 20 डेमा रिकवर कर लिया था। तो काफी गिरा हुआ स्टॉक है, अप ट्रेंड में डेफिनेटली नहीं है, लेकिन ये जगह एक ऐसी है जहां पे थोड़ा मुनाफा आ सकता है, एक अच्छा बाउंस दे सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आप लगभग 33 के लगा के रखिए, और एक बार 37 जो कि 50 डेमा का स्टॉक निकलता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 40 और 42 तक के टारगेट्स नियर टर्म में पॉसिबल है, जहां पे हम फिर इसको रीअसेस कर लेंगे।
तो ये थी राय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। आगे बढ़ते हैं और अब डायरेक्टली स्विच करते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया, फ्राइडे है, थोड़ा सा मूड को लाइट रखते हैं और सोशल मीडिया की तरफ नजर डालते हैं और वहीं से सवाल लेते हैं अभी के लिए। राजेंद्र जी का सवाल आया है सबसे पहले एक्स प्लेटफॉर्म पे। इनके पास टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स हैं और बाइंग प्राइस है 893 का एंड करंट मार्केट प्राइस इज 781, यानी कि थोड़ा बहुत करेक्ट होके ये नीचे ऑलरेडी आ गया है। आज के दिन यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अमित सर, ओवर टू यू, कहाँ तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और इस टाइम पे हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए टाटा मोटर्स के अंदर? जी, अगर टेक्निकली स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। RSI कंटिन्यूअसली 40 के नीचे लोअर लो लोअर हाइस बन रही है और सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये बात सही है कि पिछले 2-4 दिनों में हमने यहाँ पे बाउंस देखा है। स्टॉक ने लगभग एक 763 का लो बनाया था। तो अगर होल्ड करना है तो 763 का एक पिवट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो होल्ड करता है मुझे लगता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 810 820। तो उसके बाद फिर रीअसेस करेंगे क्योंकि स्टॉक बेसिकली डाउन ट्रेंड में ही है। तो होल्ड करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 763। ओके, तो ये थी राय टाटा मोटर्स पर और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो एक बार वहां पे भी चला जाए। जी, अपना सवाल। तुषार जी गुड मॉर्निंग। तुषार जी गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मैम अभी कोई मेरे को फोन किए थे, फिर सडनली आपके पास आ गया। जी, आप ऑन एयर है सर, अपना सवाल बताइए। आप अपना सवाल बताइए। नहीं, आई एम वेरी न्यू टू द ट्रेड, तो आई वांटेड टू नो दैट ये जो स्टॉप लॉस अगर लगाना होता है तो द मोमेंट इट विल रीचेस देयर इट विल ऑटोमेटिकली इट विल इनकैश एवरीथिंग ना। राइट। अमित सर, ये नए हैं बाजार के अंदर, क्या सलाह आप देना चाहेंगे और स्टॉप लॉस की अहमियत जो सबसे ज्यादा होती है अपने लॉस को बचाने के लिए, वो एक बार प्लीज इनको बताइए। देखिए, मैं कहूंगा स्टॉप लॉस इज लाइक कॉस्ट ऑफ बिजनेस। उसको अपना कॉस्ट ऑफ बिजनेस समझे। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखा जाता है और नोबडी इज 100% राइट यहाँ पे। तो एज लॉन्ग एज आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, सेटअप अच्छा है और एक डिसेंट प्रोबेबिलिटी से आप राइट हो रहे हैं तो यू हैव अ विनिंग चांस। हैविंग सेड दैट, स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा अहम होता है। कई बार क्या होता है कि जो नए रिटेलर्स, इनफैक्ट जब मैं नई मार्केट में आया था सिर्फ 15 साल पहले, मैं भी ये मिस्टेक करता था। एक बार स्टॉप लॉस लग जाता है, हम सोचते हैं नहीं जी रिकवर हो जाएगा, कल रिकवर हो जाएगा, परसों रिकवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारा छोटा सा लॉस होता है दैट बिकम्स अ बिग लॉस। और दो चीजें यहाँ पे होती है जब ऐसा हमारे साथ होता है। एक तो हमारी हिम्मत टूट जाती है ट्रेडिंग से, मार्केट हमें खराब लगनी शुरू हो जाती है, हमें लगता नहीं ये हमारे लिए नहीं है। तो ट्रेडिंग डिफिकल्ट नहीं है, ट्रेडिंग का माइंडसेट डिफिकल्ट है विच मोस्ट ऑफ द पीपल मिस। जिस दिन आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, आप ट्रेडिंग में ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे। तो स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रही बात सिस्टम में, हाँ लगा के रखिए। जरूर कोई गैप अप गैप डाउन हो तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस स्किप हो जाएगा, बट बेसिकली एक सिस्टम में एक कोई ऑर्डरली स्टॉक मूवमेंट है तो स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रखना चाहिए। दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द लेवल्स आर रीच्ड। जी, तो स्टॉप लॉस की अपने लॉस को बचाने के लिए क्या अहमियत है वो हमने जान लिया है। अब चलते हैं अगले दर्शक के पास और ये छत्तीसगढ़ से हैं चरणजीव जी। गुड मॉर्निंग चरणजीव जी, क्या सवाल है आपका? आपको मेरी आवाज आ रही है चरणजीव जी? सिस्टम पे जो सवाल है एक बार मैं उसे रीड कर देती हूँ। इनके पास कोचीन शिपयार्ड है, 111 क्वांटिटी है और 2781 इनका बाइंग प्राइस है। इसने ईयर टू डेट का अगर चार्ट देखा जाए तो एक अच्छा खासा मूव दिखाया है, करीब करीब 171% का रिटर्न जनरेट किया है एक साल के अंदर और ईयर टू डेट में इसने जनरेट किया है अप्रॉक्सीमेटली 130% का। और डिफेंस सेक्टर की बात करी जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो ब्रोकरेज फर्म है वो भी बुलिश है। अमित सर, आपका क्या इस टाइम पे टेक है अगर हम डिफेंस की बात करें और स्पेसिफिकली इस टाइम पे कोचीन शिपयार्ड की बात करी जाए तो? जी डेफिनेटली मैम, इसमें कोचीन शिपयार्ड में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3000 तक के भाव बनाए थे और रीसेंट लो 1276 के आसपास है। वहां से हम स्टॉक में एक रिकवरी देख रहे हैं। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट जरूर है।
स्टॉक आज के सत्र में अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि करेक्शन इतना डीप आया है कि हर ऊंचे भाव में जो लोग फंसे हुए हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे। स्टॉक रिकवर हो सकता है जरूर, लेकिन ये है कि इसको टाइम लगेगा, हर लेवल पे बिकवाली आएगी, फिर कंसोलिडेट करेगा और ऊपर चलेगा। हैविंग सेड दैट, एक बार फिलहाल स्ट्रक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1483। मुझे लगता है कि विदिन अ मंथ एंड हाफ, जिस तरह से टेक्निकल सेटअप्स प्लेस है, 1700 1750 के हम लेवल्स देखेंगे, वहां पे हम स्टॉक को एक बार फिर रीअसेस कर लेंगे। वेल, तो ये थी राय कोचिन शिपयार्ड पर। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं वो है दिनेश जी। गुड मॉर्निंग दिनेश जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री के 1450 रुपए के 450 शेयर हैं, इसमें हम क्या करना चाहिए? और एक क्वेश्चन और है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पे मेरे पास 1430 रुपए के 350 शेयर हैं, उसमें क्या करना चाहिए? ओके, 1430 की पाएंगे राइट, और 350 शेयर्स है। ओके, वेल, स्टार्टिंग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में इनके पास जो शेयर क्वांटिटी है दैट इज 450 एंड द बाइंग प्राइस इज 1450। एंड अगर पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो लगातार हमें एक डाउन ट्रेंड डेफिनेटली देखने को मिला है। हालांकि जो गिरावट है वो केवल 10 से 11% की है, लेकिन स्टॉक जो है कहीं ना कहीं फिसल के काफी नीचे आ गया है। अपने 1500-1600 के लेवल से ये करेक्ट होते होते 1290 पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अमित सर, क्या लगता है आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? जी, मेरी राय रिलायंस में ये है कि एक बार अब इस स्टॉक को होल्ड हमें करना चाहिए। रीजन ये है कि जो फॉल आया एंटायर, आप देखेंगे जो इसका एक गैप डाउन हुआ था 1441 का लगभग 4 अक्टूबर के बाद, उसके बाद स्टॉक ने एक भी क्लोजिंग 10 डेमा के ऊपर नहीं दी। लेकिन रिसेंटली हमने देखा है पिछले 4-5 दिनों में जो स्टॉक में पुल बैक आया है, स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा रिगेन किया और आज के सत्र में भी 10 डेमा अपना होल्ड कर रहा है। तो 1230 1250 के आसपास मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इतना इजी नहीं रहेगा, कई दिन आप वॉलेटिलिटी देखोगे, फिर 1.5% डाउन देखोगे, तो एक इसको बेस बनाना पड़ेगा, यहाँ ट्रेड करना पड़ेगा, देन वी माइट सी सम रिकवरी इन रिलायंस। हैविंग सेड दैट, जो इसका रिसेंट लो था लगभग 1217 के आसपास, तो 1220 का एक स्टॉप लगा के आप इसको पेशेंटली होल्ड करें। थोड़ा टाइम लगेगा एंड देन मे बी इट विल स्टार्ट मूविंग अप आफ्टर सम कंसोलिडेशन एंड बेस बिल्डिंग। वेल, तो ये थी राय रिलायंस के ऊपर, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेड या फिर निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करें। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के साथ जुड़ते हैं कोलकाता से पार्थो दास जी। पार्थो जी, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। पार्थो बोल रहा हूँ कोलकाता से। हमारा पास एंजल 1 का 30 शेयर है 2912 रुपया में। लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए। एक्चुअली हमारा टाइम नो बार है, टाइम का कोई बात नहीं है। ये नेक्स्ट 2 इयर्स में क्या होना है इसको, यही पूछना है हमको। वेल, तो टाइम की चिंता नहीं है और अगले 2 साल का एक टेंटेटिव नजरिया है इनका। और एंजल 1 बाइंग एट अराउंड द करंट लेवल्स 2912 और क्वांटिटीज 30। अमित सर, क्या लग रहा है आने वाले 2 साल में कितने हमें इसे टारगेट देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि पिछले अगर 1 साल की बात करी जाए तो यहाँ पे तो ये ल्यूक्रेटिव नहीं दिखाई दे रहा है पिछले 1 साल की। क्या लग रहा है आगे की ट्रेजेक्ट्री इसी तरीके की रहने वाली है या पलटता हुआ कुछ नजर आ रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 1-1.5 साल में स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा, विच इज क्वाइट नॉर्मल। 3900 तक के लेवल्स हमने जनवरी 24 में देखे थे। उसके बाद से स्टॉक एक कंटिन्यूअस करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग मोड में है और लेकिन इसने अच्छा खासा एक राउंडिंग बेस बनाया है। स्टॉक ने। मुझे लगता है कि स्टॉक अब आस्ते आस्ते मूव अप करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा है 2800 का। इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा 3100 के आसपास आता है। अगर 3100 निकलता है तो 3300 तक के हम लेवल्स देखेंगे, तो होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2800। वेल, तो ये थी राय एंजल 1 पे, बता दिया है कि क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अमित सर, कविता जी का सवाल है। इनके पास जेएम फाइनेंशियल के 140 शेयर है और बाइंग प्राइस है 200। क्या लगता है जेएम फाइनेंशियल में
कितने आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं? नजरिया नियर टू मीडियम टर्म का है। जी, जेएम फाइनेंशियल में भी हमने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा। स्टॉक ने रिसेंटली 170 के हाई के लेवल्स दिखाए थे 21 अक्टूबर को, और वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल विद वॉल्यूम्स बना था। तो स्टॉक एक बार फिर से कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 130 का। जब तक स्टॉक 150 के लेवल्स नहीं क्रॉस करता है, रिसेंट हाई टच करना मुश्किल है, तो थोड़ा वेट करें, 130 का स्टॉप लगाएं, लेट इट मूव अप स्लोली, और वहां पे फिर इसको रीअसेस करेंगे। वेल, तो ये थी राय जेएम फाइनेंशियल पर। आज हम मिक्स मैच कर रहे हैं, कहीं कोई सवाल सोशल मीडिया से और कोई सवाल कॉलर से, क्योंकि फ्राइडे है, एक मूड सबका अच्छा रहना चाहिए, सबके सवाल हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सवाल सोशल मीडिया से था, अगला सवाल लेंगे हम थ्रू द टेलीफोन। अपने दर्शक देखते हैं कौन है। हिमाचल प्रदेश से मनजिंदर जी जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग मनजिंदर जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास भारती है 1578 के रेट पे, और होंडाई के हैं आईपीओ प्राइस पे है ना, 13 लॉट लिए थे मैंने। ओके, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या है सर? होंडाई तो मैं रखना चाहता हूँ, मतलब सोच नहीं रहा हूँ उसके बाद में, वो ऐसे रखे हैं, मतलब दिखता भी नहीं हूँ मैं उसके लिए कुछ भी। ओके, ठीक है। शुरुआत करते हैं भारती एयरटेल के साथ, और 1578 इज अ बाइंग प्राइस एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 1589। थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब करीब 12.5 से 13 रुपए प्रति शेयर का। 500 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में। सर, चार्ट तो इस टाइम पे ठीक लग रहा है, क्या लगता है कि आगे और कितने हमें टारगेट्स देखने को मिलेंगे? बिकॉज इस साल की बात करी जाए ईयर टू डेट की, तो यहाँ पे भी एक डिसेंट रिटर्न 60% का अप्रोक्सीमेटली भारती की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। जी कंचन मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टॉक में अच्छा खासा रनअप देखा था, और पिछले एक महीने में यहाँ पे हम एक पुल बैक देख रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है 1540 1550 के जो लेवल्स हमने देखे थे, वहां पे पुल बैक कंप्लीट हो गया है। वहां से स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की और 50 डेमा पे रेजिस्टेंस लिया। आज के सत्र में हम वापस देख रहे हैं कि इट इज अगेन मेकिंग एन अटेम्प्ट टू क्रॉस 50 डेमा। स्टॉक अगर एक बार 1602 क्रॉस करता है तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये पुल बैक कंप्लीट हो गया, एंड देन मे बी वी विल वंस अगेन सी लेवल्स ऑफ 1650 टू 1700। इन द मीनवाइल, जो आज का लो है, आज की कैंडल काफी अच्छी स्ट्रक्चर है उसका, 1550 का एक स्टॉप लॉस, पोजिशनल स्टॉप लॉस इसको लगा के रखें। 1602 क्रॉस करेगा तो एक अच्छा खासा यहाँ पे मूव हम देख सकते हैं। वेल, अमित सर, ये तो आपने बताया भारती एयरटेल के बारे में। इनका दूसरा सवाल हुंडई के ऊपर था, उसके ऊपर भी अपनी राय दे दीजिए। जी 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 मैम, हुंडई का डेटा काफी कम आईपीओ है। प्राइस में इन्होंने 13 लॉट लिए थे। जी, अब तो एक बार जिस हिसाब से स्टॉक में हमने नीचे के लेवल से रिकवरी देखी है, होल्ड करने की सलाह है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए 1870 रुपए का। ओके, ठीक है। तो भारती एयरटेल और साथ ही साथ हुंडई के ऊपर बातचीत हो गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले दर्शक का क्या सवाल है। नोएडा से जुड़े हैं पीके शर्मा जी। शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास 400 शेयर है वेल्सपन कॉप के एट द रेट ऑफ 610। आई वांट टू नो व्हाट विल बी द प्राइस इन 6 मंथ्स। ओके, 6 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं वेल्सपन कॉप में, एंड द बाइंग प्राइस इज 610 एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 70-80 रुपीज। एक डिसेंट रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, करीब करीब 170 रुपए प्रति शेयर का, और आज भी दो इसके अंदर एक अच्छा खासा अपमूव हमें देखने को मिला है, करीब करीब 1.5% का। अमित सर, आगे क्या लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं अगले 6 महीने में? पिछले 6 महीने की बात करी जाए तो वहां पे तो हमें 30% का रिटर्न देखने को मिल गया है। ऐसा ही रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट करें आने वाले 6 महीनों में भी? जी मैम, वेल्सपन कॉप का इनफैक्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक पिछले 3-4 महीनों से 52 वीक हाई पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस लगभग 806 का, और नीचे 670, तो ये 130 रुपए के दायरे में ये 3-4 बार घूम चुका है और काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया है। एक बार 806 ऑन द क्लोजिंग और वीकली बेसिस अगर क्रॉस होता है तो डेफिनेटली हम 850-900 के लेवल्स देखेंगे। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आप एक 750 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं।
तो ये थी राय वेल्सपन कॉर्प के ऊपर। लेकिन ये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद वापस से जुड़ेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपने सवाल भेजना चालू कर सकते हैं। धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और निफ्टी 210 अंकों की मजबूती के साथ 24,124 पे कर रहा है कारोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे कुछ और दर्शकों के साथ। अगर इस टाइम पे सेंसेक्स की तरफ देखा जाए तो 30 में से जो 29 शेयर्स हैं हरे निशान पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वीकेंड हम सभी का एक अच्छे नोट पे बंद हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बंसारा राजस्थान से रुपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग रुपेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मैडम 1 साल पहले मैंने लिए हुए हैं HLE ग्लास, और ये 50 शेयर्स है मेरे पास में, और 590 का एवरेज है इसका। ओके, और तो कितने टाइम तक रखने की सोच रहे हैं सर अपने पास? मैं रख सकता हूँ इसको 2, 4, 5 साल, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ली लॉन्ग टाइम में इन्वेस्टर ही हूँ मैं, लेकिन इसमें बाकी सब में काफी फायदा हो रहा है मुझे, लेकिन इसमें मुझे बहुत लॉस हो रहा है। तो मुझे क्या मतलब करना चाहिए इसमें? ओके ठीक है। HLE ग्लास है 590 के प्राइस पे खरीदे गए हैं और 80 क्वांटिटी है, करीब अपने ऑल टाइम हाई पे खरीदारी की गई है। तो खरीदारी का एक तो जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। 2 इसके रिजल्ट इस टाइम पे ठीक देखने को मिले थे। अगर पैट की बात करी जाए तो Q2 में अप्रॉक्सीमेटली 33% का एक अपसाइड देखने को मिला था, लेकिन जो स्टॉक है वो करेक्ट होके काफ़ी नीचे आ गया है, करीबन 190 रुपये प्रति शेयर के लॉस में है अभी। अमित सर आप बताइए कि क्या करना चाहिए? 407 पे ट्रेड कर रहा है और 590 की खरीद है। जी, ऑन अ लाइटर नोट, इसीलिए हमने कहा था कि स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी निवेश करे तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 182 रुपीज का लॉस होना एक अच्छा खासा लॉस है स्टॉक में। हैविंग सेड दैट मैम, स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव ही है। हर बार स्टॉक 200 EMA के आसपास आके फिर से एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है, और काफी दिनों से ये डाउन ट्रेंड में है और एक फॉलिंग चैनल में है। तो जब तक ये स्टॉक 440 के ऊपर ना निकले, यहाँ पे रिमेन्स इन अ डाउन ट्रेंड। मेरी सलाह ये है कि इस अप मूव में कोई भी बाउंस में जहां इनका लॉस कम होता हो, इसमें से निकलने की सलाह है। ओके, एग्जिट की सलाह और स्टॉप लॉस की अहमियत साथ ही साथ दोनों चीज़ हमने देख ली है। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं जहाँ से हमें समझ में आता है कि स्टॉप लॉस हमारे लॉस को कितनी ज़्यादा तरीके से सेव करता है, कितना अहमियत है स्टॉप लॉस की। अब चलते हैं डायरेक्टली सोशल मीडिया पे, क्योंकि शो को ख़त्म होने में कुछ ही मिनट बचे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जो कमेंट्स हैं वो लगातार आए जा रहे हैं। देखते हैं एक्स प्लेटफॉर्म पे कविता जी का सवाल है जिंदल पॉली को लेके। इनके पास जिंदल पॉली के अप्रॉक्सीमेटली 12 शेयर्स हैं एंड जो बाइंग प्राइस है इनका वो है एक सेकेंड, इनका 780 का बाइंग प्राइस है। क्या करना चाहिए? अपने बाइंग प्राइस से काफी ऊपर स्टॉक इस टाइम पे चल रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी, प्रॉफिटेबल पोजीशन है और ओवरऑल स्ट्रक्चर जिंदल पॉली का ठीक है। एक अपने स्टॉप लॉस को, प्रॉफिट के स्टॉप लॉस को इनफैक्ट ट्रेल कर लें 840 रुपीज के आसपास। 840 के नीचे जाए तो मुनाफा मान लें, नहीं तो राइड करें इसे। ओके, सॉरी, मेरे से जो बाइंग प्राइस है उसे बताने में मिस्टेक हो गई थी। इनके पास जिंदल पॉली 140 के भाव से है, तो मुनाफा तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ। आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा सवाल है वो हमारा है धर्मेंद्र जी का। इन्होंने, ये हरियाणा से है और इनके पास ओला इलेक्ट्रिक के 222 शेयर है 117 के भाव पे। अमित सर, काफ़ी बजिंग शेयर है, कोई ना कोई खबरों को कोई ना कोई न्यूज़ को लेके ये बना हुआ रहता है हर किसी की हेडलाइंस पे। क्या करना चाहिए ओला के अंदर? अभी रिसेंटली इसने नए लॉन्चेस भी किए हैं। जी, रिसेंटली पिछले 3-4 दिनों में हमने एक अच्छा खासा रिबाउंड देखा। आज के सत्र में थोड़ा सा यहाँ पे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो होल्ड करने की सलाह, लेकिन अपना स्टॉप लॉस एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 86 रुपीज पे लगा के रखिए। ओके, तो ये थी राय ओला इलेक्ट्रिक पे। लेकिन ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अमित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए, एंड अलॉन्ग विद दिस विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। सेम टू यू जी। तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने वीकेंड को अच्छे से एंजॉय करिए।
थैंक यू।